हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम वीडियो लेक्चर्स की ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें करेंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण जो मुद्दे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो यूपीएससी मेंस, स्टेट पीएससी, पीसीएस और अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपको मेंस में लिखने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स और प्रीलिम के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो जानने को मिलेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिससे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वीडियो भी बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो क्या है? वैश्विक साझेदारी को पुनर्भाषित करता कोविड-19। मतलब जो WHO है, UNSC, इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, क्या उनका महत्व जितना पहले था उतना अभी रह गया है, या वह कोई अधिक शक्तिशाली देश है, उनके प्रभाव में काम कर रहे हैं? क्या वह निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं? उनकी स्वतंत्रता, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि वह स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम करे और सभी देशों की हितों की रक्षा समान रूप से करे। तो ऐसा अब कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए WHO, UNSC, UNO, इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन पर भी वर्तमान में सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोविड-19 महामारी से निपटने की कार्यशैली जो इनकी है उन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दूसरा जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO को दी जाने वाली फंडिंग जो लगभग 15% होती है उस पर रोक लगाने की बात कही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। WHO के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी समय समय से कई बार सवाल उठ चुके हैं समय समय पर। तो इस प्रकार क्या इस जो संगठन है उसके रहने का कोई मतलब है, या फिर इसको समाप्त कर देना चाहिए? तो यही सब की चर्चा हम वीडियो में करेंगे। और भारत की जो विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत का प्रभाव किस प्रकार रहा है, इन सब की चर्चा हम वीडियो में करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुपक्षीयवाद या वैश्विक साझेदारी, ये सब क्या होते हैं? तो जब दो या दो से अधिक देश किसी मुद्दे या समस्या से समाधान हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुपक्षीयवाद या फिर वैश्विक साझेदारी बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO, क्वाड, ब्रिक्स, GCC, इस प्रकार के जो संगठन हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार के संगठनों की आवश्यकता क्यों हुई। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में चालू हुआ था और 1945 तक चला था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? भारी तबाही हुई थी, जिसको देखते हुए विश्व ने ये महसूस किया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक मजबूत बहुपक्षीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, 1945 में स्थापित किया। और इस स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि सभी हितों को ध्यान में रखते हुए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो निर्णय कर सके और किसी देश के प्रभाव में यह निर्णय ना दे। इस प्रकार इसकी स्थापना की गई थी। तो जैसे कि पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और UNO और WHO भी इससे लड़ने में अक्षम साबित हो रहे हैं, तो एक तरफ चीन जो है अपना वर्चस्व साधने में लगा हुआ है, उसको अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था की पड़ी है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके UNSC में जो वीटो शक्ति उनको प्राप्त है उसका प्रयोग करके UNSC में इस महामारी पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। तो UNSC क्या होता है और इसकी वीटो शक्ति क्या होती है ये जानते हैं। तो UNSC जो UNO है उसके 6 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग क्या है? UNSC, ठीक है। और इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। इनको वीटो शक्ति प्राप्त होती है। वीटो का अर्थ क्या होता है? मैं अनुमति नहीं देता हूँ। अर्थात जब भी कोई वैश्विक मुद्दा होता है जो UNSC में ले जाना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना है, तो इन 5 देशों की अनुमति अनिवार्य है। अगर इसमें से 4 देश भी सपोर्ट करते हैं और कोई एक देश भी बोलता है कि नहीं, मैं अनुमति नहीं देता हूँ, तो उस पर UNSC में चर्चा नहीं हो सकती। तो चीन इसका प्रयोग गलत तरीके से करता है। जब भी आतंकवादी जैसे मसूद अजहर की बात होती है, इसको UNSC में ले जाने की बात होती है, तो चीन इसका प्रयोग करके क्या करता है? UNSC में चर्चा नहीं होने देता है। तो इसी प्रकार WHO और ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो अलग
होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन देशों का दबाव उनमें है। तो चीन क्या कर रहा है, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है और महामारी पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। और इसी के पीछे वो तर्क क्या देता है कि कोविड-19 सिर्फ एक महामारी है, इससे विश्व की शांति एवं स्थायित्व को कोई खतरा नहीं है, इसलिए यूएनएससी में कोविड-19 पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो एक और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, कितनी लाखों मौतें इस महामारी से हो रही है और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और अपने वर्चस्व की पड़ी है। तो भारत क्या कहता है, भारत कहता है कि जब चीन कश्मीर से संबंधित जो मुद्दे हैं, नागरिक संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार और भारत और पाक के बीच जो मध्यता वाले संबंध हैं, उनको वैश्विक खतरा बताते हुए और उस पर यूएनएससी में चर्चा चाहता है और उसको क्या बताता है कि ये विश्व की जो शांति है उसके खिलाफ है, इसका समाधान करना चाहिए। और वहीं एक तरफ जो कोविड-19 जिसे पूरा विश्व जूझ रहा है उस पर चीन कोई चर्चा नहीं चाहता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो विश्व में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए बने हैं। तो इस प्रकार कुछ देश अपनी शक्ति का प्रयोग करके वहाँ चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे संगठन के होने का क्या मतलब है, इसे समाप्त कर देना चाहिए या फिर नए सिरे से इसका नवीनीकरण करना चाहिए। और डब्ल्यूएचओ पर आखिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं और डब्ल्यूएचओ चीन को इतना क्यों कर रहा है, ये इन सब प्रश्नों के उत्तर हम वीडियो में जानते हैं। तो इससे पहले हमको जानना होगा कि डब्ल्यूएचओ क्या होता है। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम, वो कहाँ के नागरिक हैं, इथोपिया के नागरिक हैं और उनको डब्ल्यूएचओ का चीफ बनाने में चीन ने मदद की। और चीन क्या किया कि टेड्रोस के जो कैंपेन है उसको सपोर्ट किया और अपने सहयोगी देश को भी बोला कि इसको महानिदेशक बनाने में सपोर्ट कीजिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि टेड्रोस एडहानोम चीन की मेहरबानी से डब्ल्यूएचओ के चीफ बने हैं, अगर हम ये कहेंगे तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। और इसी का जो प्रभाव है अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उस पर देखने को भली भांति मिल सकता है कि चीन कैसे डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं उनको अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं। तो अगर ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय है तो किसी एक के हित में ये कैसे जा सकता है। तो ये भी कहीं कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना जो महामारी है उस पर चीन और डब्ल्यूएचओ की मिलीभगत है, क्योंकि देखो संक्रमण के मामले दिसंबर में आने चालू हुए थे लेकिन डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने तो इसको महामारी मानने से भी घोषित कर दिया था और समय समय पर ऐसे निर्णय लिए जिससे ये लगता है कि उनको बाकी देशों से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 14 जनवरी को डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि ये संक्रमण इंसान से इंसान में फैलता है, इसका कोई सबूत नहीं है। मतलब ये जो कोरोना वायरस है वो मानव से मानव में नहीं फैलता है, ऐसा डब्ल्यूएचओ कहता है, जो विश्व में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा संगठन है। 23 जनवरी को क्या होता है, जो चीन पर जो यात्रा है, चूंकि ये महामारी जो चीन से फैली है तो चीन पर जो यात्रा है उस पर डब्ल्यूएचओ प्रतिबंध नहीं लगाता है। अगर डब्ल्यूएचओ उसी समय चीन की जो यात्रा है उस पर प्रतिबंध लगा देता तो आज जो पूरे विश्व का हाल है उससे बहुत ही कम नुकसान हुआ होता। तो ये डब्ल्यूएचओ की सरासर गलती है। और 24 जनवरी को क्या हुआ, डब्ल्यूएचओ ने इस वायरस जो है इसको ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा की, लेकिन यात्राओं पर अभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया और वैश्विक महामारी के रूप में इस वायरस की घोषणा नहीं की। तो अब यात्राओं पे प्रतिबंध नहीं लगा तो क्या हुआ, 27 जनवरी को वायरस 13 देशों में फैल गया था। 27 जनवरी तक वायरस 13 देशों में फैल गया, लेकिन डब्ल्यूएचओ का पूरा फोकस चीन पर था, उसकी अर्थव्यवस्था बचाने में वो लगा हुआ था। और क्या हुआ, महामारी मानने से डब्ल्यूएचओ इनकार करता रहा। तो इस प्रकार कोरोना वायरस पर आप चीन और डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है उसकी मिली भगत यहाँ इस कुछ तथ्यों से देख। लेकिन भारत ने डब्ल्यूएचओ
और आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन दोनों के निर्णय में से डब्ल्यूएचओ के निर्णय को नकारते हुए आईसीएमआर के निर्णय को चुनना सही समझा, जो कहीं ना कहीं सही साबित। तो क्या हुआ? 30 जनवरी को डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि चीन पर जो यात्रा है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आईसीएमआर से सुझाव लेते हुए भारत ने फरवरी के शुरुआती दिनों में ही चीन की यात्रा पर न जाने की सलाह दी। भारतवासियों को चीन जाने से मना किया, क्योंकि उनको पता था कि यह वायरस मानव से मानव में फैल रहा है और बहुत ही तेजी से इसका संक्रमण पूरे भारत में फैल सकता है, इसलिए उन्होंने आईसीएमआर की सलाह मानी। इसी प्रकार डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि इस संक्रमण से बचने का एकमात्र रामबाण उपाय क्या है? टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट। जबकि आईसीएमआर की सलाह मानते हुए भारत ने इसका रामबाण उपाय क्या बताया? आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन। और डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की कि मास्क सिर्फ उन्हीं को लगाना है जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, जो कोरोना का जो इलाज कर रहे हैं, ये सब। लेकिन भारत ने क्या किया? जो भी घर से बाहर निकलता है अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाओ, ऐसा भारत ने सुझाव दिया। और डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि कोरोना के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं बनी है, तो किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें आईसीएमआर और भारत ने इसको ना मानते हुए क्या किया? एक हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग की जाती है, और इससे बहुत हद तक कोरोना के जो मरीज हैं उनको ठीक करने में भारत को सहायता मिली। इसीलिए भारत आज विश्व के बहुत सारे देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई जो भेज रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय है वो किसी एक देश के हितों की रक्षा के लिए किस प्रकार अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। इसी कारण उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहा है, और वो किसी एक देश के दबाव में आकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये सब देखा कि हमने वर्तमान में जो भी चीज़ें चल रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस प्रकार से अप्रासंगिक सिद्ध होता नजर आ रहा है। लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या संबंध है, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो संबंध है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक आज़ादी के बाद और एक 1990 के बाद। क्या क्या इसके संबंध में जो चेंज आया उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी मिलने के बाद भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत भरोसा था। इसी कारण उसने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए। तो भारत क्या चाहता था? भारत ये चाहता था कि नियमबद्ध पूर्ण वैश्विक व्यवस्था पूरे विश्व में हो, और भारत का मानना था कि बहुपक्षीय संगठन ऐसे होने चाहिए जो गैर पक्षपातपूर्ण और वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर सके, ना कि किसी एक देश के हित में जाकर फैसला सुनाए। तो इस प्रकार अभी जो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत के जो उद्देश्य हैं उनसे पूर्णतः भिन्न ये संगठन हमें नज़र आते हैं। ठीक है। और देखो 1947 के बाद भारत क्या हुआ? अंग्रेजों से 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। तो भारत जानता था कि किसी की गुलामी में रहकर, ठीक है, किसी की गुलामी में रहकर जीना क्या होता है। तो इसी के लिए उन्होंने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसमें क्या सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में समाप्त हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? दो शक्ति सामने उभर कर आई। कौन कौन सी शक्ति उभर कर सामने आई? एक यूएसए और एक रसिया। तो कुछ देशों ने जो उपनिवेशवाद से उसी समय मुक्त हुए थे, उन्होंने क्या निर्णय किया कि हम इन दोनों देशों में से किसी भी देशों के तरफ नहीं जाएंगे, और एक अलग से समूह का निर्माण किया जिसको उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत ने सक्रिय भूमिका अदा की, और जो बहुत सारे यूरोपीय और दक्षिण राज्य जो उपनिवेशवाद से मुक्त नहीं हुए थे या मुक्त होने की कगार पे थे, उन्हें भारत ने बहुत सहयोग किया। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसको नैम के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत उसमें एक लीडर की भांति उभरा, और यूरोपीय देशों के उपनिवेशवाद की इस मंच पर कड़ी आलोचना की। मतलब जो विकसित देश थे वो कमजोर और गरीब देशों पर जिस प्रकार से अत्याचार करते थे उसकी भारत ने कड़ी आलोचना की।
और जो नेम के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के देशों को आपसी संबंध में बल दिया और एकता के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब जो भी कमजोर और अविकसित देश थे उनको भारत ने इस आंदोलन के माध्यम से, गुट निरपेक्ष आंदोलन या नेम के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो अब हम देखेंगे कि 1990 के बाद भारत की जो विदेश नीति है और अंतर्राष्ट्रीय से उनका संबंध किस प्रकार है, इसको हम जानेंगे। तो क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय विदेश नीति में दो बहुपक्षीय संगठन विशेष रूप से उभर कर आए। एक कौन था, ब्रिक्स, और दूसरा था क्वाड। ठीक है, तो ब्रिक्स और क्वाड और भारत कैसे इसके सामने आया, ये सब जानने से पहले हम जानेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, तो शीत युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो दो शक्ति, एक यूएसए और सोवियत संघ रूस, ये दोनों सामने आए उभर कर। ठीक है, ये दोनों उभर कर सामने आए। तो अब क्या हुआ, दोनों अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहते थे। तो इन दोनों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति रहती थी। फिर 1990 में रूस हार जाता है, तो इस प्रकार ये खत्म हो जाता है। तो इन दोनों के बीच तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब देखते हैं ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स की जो स्थापना कब हुई थी, वो जुलाई 2006 में हुई थी। और इसमें अभी कितने देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 20 है ब्राज़ील, रशिया, इस प्रकार सबसे ये 5 सदस्य हैं। तो पहले इसमें कितने सदस्य थे, तो पहले थे रूस, इंडिया और चीन। इसकी स्थापना उन्होंने क्यों की थी, ये भी हम जानेंगे। इससे पहले देखते हैं कि इस क्वाड में कौन कौन से देश थे। तो क्वाड में थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये देश है क्वाड में। ठीक है, और इसके अलावा क्वाड प्लस की जो बात की जाती है उसमें है न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। इस प्रकार क्वाड प्लस की अगर बात की जाए तो इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। लेकिन क्वाड में मुख्य रूप से जो 4 देश हैं वो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो क्या हुआ, 1990 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूएसए केंद्रित एक ध्रुवीय शक्तिशाली बनकर उभर गया। ठीक है, तो अब बहुत सारे देशों को लगा कि ये अकेला पूरे विश्व पर राज करेगा, तो ये विश्व के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इससे निपटने के लिए भारत, चीन और रूस तीनों एक साथ आए और ब्रिक्स का गठन किया। और 1990 में जो है भारत और जो यूएसए के संबंध थे वो भी मधुर नहीं थे। तो इसलिए भारत ब्रिक्स जैसे संगठन की ओर झुकाव या आवश्यकता महसूस की। तो यूएसए और भारत के संबंध कैसे ठीक नहीं थे, तो यूएसए न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल ये सब में भारत के परीक्षण में ध्यान रखता था। आपने परमाणु पिक्चर देखा होगा, उसमें इन सब के बारे में अच्छे से बताया है। और जो कश्मीर मुद्दा था, ठीक है, कश्मीर मुद्दा जो भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा था, उसमें हमेशा वो पाकिस्तान का पक्ष लेता था। तो इस प्रकार भारत और यूएसए के संबंध उतने मधुर नहीं थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, 20वीं सदी में चीन महाशक्ति बनकर उभरा और ये क्या हुआ, अमेरिका को टक्कर देने लगा और भारत को भी समय समय पर चुनौती देने लगा, क्योंकि उसको डर था कि भारत भी एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। तो चीन भारत को एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जुड़ने से बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि इस ग्रुप से भारत को यूरेनियम व अन्य तकनीक न मिल सके। इसलिए चीन भारत का एनएसजी में जुड़ने से हमेशा बाधा उत्पन्न करते हुए इसको देखा जाता है। और इसी प्रकार चीन क्या है, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लगातार घेरने की कोशिश करता रहता था। कश्मीर मुद्दा जो कि अभी अभी समाप्त हुआ, उसमें हमेशा चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। और इसके बदले में क्या होता था कि जो चीन है वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके मसूद अजहर को भी बहुत बार इन्होंने यूएनएससी में चर्चा नहीं होने दी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे भारत के खिलाफ समय समय पर अनेक बाधाएं उत्पन्न हुई। तो अब जो ब्रिक्स था उसमें क्या था, चीन भी शामिल था, तो भारत उसमें सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। तो एक और ग्रुप क्वाड
जिसकी तरफ भारत का झुकाव होने लगा, क्योंकि चीन से जो मिलने वाली चुनौतियां थी उन्होंने भारत को मजबूर कर दिया कि वो क्वाड की तरफ झुकाव उनका हो। तो वर्तमान में कोविड-19 से निपटने हेतु क्वाड देश के बीच जो है, क्वाड देश उसमें कौन कौन से देश थे वो हमने देखा था। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये क्वाड देश के अंतर्गत आते हैं। तो अभी जो क्वाड देश के बीच लगातार विचार विमर्श हो रहा है कि किस प्रकार कोविड-19 से निपटा जा सकता है, और यहाँ तक कि भारत यूएसओ को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की आपूर्ति भी कर रहा है। तो इस प्रकार भारत क्वाड देशों में अब सुरक्षित और अपनी सुरक्षा महसूस कर रहा है। हालांकि सभी देशों से भारत के संबंध उतरते चढ़ते नजर आए हैं, फिर भी इस महामारी के चलते भारत आत्मनिर्भर देश की तरह और आत्मनिर्भर देश बनने की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। और 20वीं सदी में जो भारत जो नैम में उसकी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा था, तो उस भूमिका को कम कर दिया। भारत ने वैश्विक हित में उपनिवेशवादी यूरोपीय देशों की एकजुटता का प्रयास किया था। मतलब भारत चाहता था कि जो उपनिवेशवाद, जो देश हैं, जो गुलामी से गुजर के आए हैं, वो सब एक साथ आए और एकजुट होकर जो वैश्विक शांति के लिए जो खतरा देश बन सकते हैं उनका विरोध करें। परंतु यूरोपीय देश उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहे कि भारत उनका सहारा ले सके। वर्तमान में वैश्विक शांति को सबसे ज़्यादा खतरा चीन से है। चीन कहीं ना कहीं हमेशा षड्यंत्र रचता नजर आया है और चाइना फर्स्ट की नीति को अपनाने से वो कभी पीछे नहीं हटता है। तो यही कारण है कि भारत ने जनवरी द्वारा समर्थित अलायंस फॉर मल्टीलैटरलिज्म पहल का समर्थन किया है। मतलब बहुपक्षीय संगठन का जो महत्व होता है और उनकी प्रासंगिकता है, उस पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार ये संगठन स्वतंत्र रूप से या निष्पक्ष रूप से काम करने में अक्षम हैं, तो इन्हें समाप्त कर देना चाहिए या इनका फिर से नवीनीकरण करना चाहिए। तो अब आगे की क्या राह हो सकती है? क्या इस संगठन को ऐसे ही चलाया जाना चाहिए या फिर इसको समाप्त कर देना चाहिए? इसमें हम चर्चा करते हैं। तो भारत तो हमेशा से यही चाहता है कि पूरे विश्व में वैश्विक शांति स्थापित हो। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो निष्पक्ष होकर काम कर सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कहीं ना कहीं जो विकसित देश है उनकी तरफ निर्णय ना देकर विश्व के हित में जो निर्णय सही होता है वो देना चाहिए। नहीं तो ये जो कोरोना महामारी है जो विश्व जिससे जूझ रहा है उसको शायद बहुत हद तक कम किया जा सकता अगर WHO ऐसा निर्णय जो उन्होंने दिया है, जो हम वीडियो के आगे देख चुके हैं, तो वो अगर ना देता। तो आगे की राह यही है कि अगर बहुपक्षीय संगठन में इतना अभूतपूर्व उथल पुथल देखने को मिल रहा है, तो या तो इसका पतन हो जाना चाहिए या फिर नए सिरे से इनका नवीनीकरण करना चाहिए। तो भारत क्या कर सकते हैं इस पक्ष में? तो भारत को व्यावहारिक होने की आवश्यकता है। मतलब भारत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के खिलाफ जो विकसित देश अपना प्रभाव जमा रहे हैं, तो भारत इसका विरोध कर सकता है और विश्व में शांति के लिए अच्छी पहल कर सकता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देंगे। तो वो क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में वैश्विक बहुपक्षीय संगठन विभिन्न प्रकार के नकारात्मक परिवर्तनों से गुजर रहे हैं और अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? उदाहरण से ही समझाइए। तो जो भी वीडियो में फैक्ट्स बताए गए हैं या जिस पर भी हमने चर्चा की है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप मेंस की जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें इस क्वेश्चन से और इस वीडियो में बताए गए फैक्ट से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप चाहते हैं कि करेंट से रिलेटेड और मुद्दों पर चर्चा हो जो मेंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो, उस पर हम चर्चा करें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।